औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of software engineering. Dear student, आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो जिनमें से पहला टॉपिक हमारा होगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे SRS भी बोलते हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करेंगे, सिस्टम मॉडलिंग पे डिस्कशन होगी और लास्ट में सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले सेगमेंट में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमने ये कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, जिनमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका पर्पस देखेंगे, हम SRS जो है इसका मकसद क्या है, क्यों इन्हें फॉलो किया जाता है। उसके बाद SRS का फॉर्मेट देखेंगे। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में एक जो मेजर हिस्सा होता है उसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने उसे बनाना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रीडर फॉर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके बाद आपने स्पेसिफिकेशन जो है वो लिख ली, फिर उन स्पेसिफिकेशन को पढ़ने वाले रीडर जो हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं, कौन कौन उन्हें रीड करने वाले होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और एंड पे इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी अहमियत देखेंगे, इसका फ़ायदा क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कुछ ये डिफरेंट वेज़ हैं जिनसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को जो है वो वाज़ेह किया गया है। SRS इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द सिस्टम डेवलपर शुड इम्प्लीमेंट। SRS में आपने क्या बताना होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने बताना होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं एक्चुअली वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए होंगी और कौन कौन सी चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बताना होती है। इसी तरह अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें, SRS इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी डिवेल्प्ड। जो भी आपने सॉफ्टवेयर या जो भी आपने सिस्टम बनाना है उसका कंप्लीट बिहेवियर डिस्क्राइब किया जाता है SRS में। अच्छा जी, इसी तरह इन अदर वर्ड्स SRS शुड इंक्लूड बोथ अ डिफाइनिंग ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसमें यूज़र रिक्वायरमेंट को भी डिफ़ाइन किया जाता है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट को भी डिफ़ाइन किया जाता है। इसी तरह द SRS fully describes what the software will do and how it will be expected to perform। SRS में ये मुकम्मल डिस्क्राइब किया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और इससे क्या किया जाने की उम्मीद की जा सकती है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होगी। सॉफ्टवेयर से जो एक्सपेक्टेशन है वो भी SRS में आएंगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होंगी। इसके बाद ये स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का हम पर्पस जो है वो देखते हैं। द SRS प्रिसाइसली डिफाइन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट विल बी बिल्ट। SRS में ये प्रिसाइसली डिफाइन किया जाता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। SRS used to know all the requirements for the software development and thus that will be help in design the software। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जब आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प मिलती है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू कस्टमर।
जब आप सॉफ्टवेयर SRS बना लेते हैं तो जो पर्सन आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया होता है, जब उसे दिखाते हैं तो वो एज अ फीडबैक काम कर रहा होता है। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बनाने का पर्पज़ क्या है? 3 पर्पज़ हैं। पहला, ये जो आपने बनाना है, जो आपने काम करना है, उसे प्रीसाइज जो है वो एक्सप्लेन करता है। दूसरा, इसका मकसद होता है डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है। और तीसरा, जो यूज़र आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है उसको फीडबैक भी देता है कि सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में SRS के फॉर्मेट की। अब SRS जब आप बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो पहला स्टेप उसमें इंट्रोडक्शन का होता है। अब इंट्रोडक्शन में आपने जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा जाए तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जिस तरह लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो इसी तरह SRS का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? पर्पस, किस मकसद के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट कन्वर्जेशन, डॉक्यूमेंट्स जो है उनके दरमियान क्या लिंक्स हैं। प्रोडक्ट स्कोप, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है। रेफरेंस ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शंस को जो है वो आपने रेफ़र करना होता है। इसी तरह ओवरऑल डिस्क्रिप्शंस कौन कौन सी होती हैं? इंट्रोडक्शन में आपने रेफ़र करना, बाद में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को डिटेल से बताना होता है। अब ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव्स, प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं। प्रोडक्ट मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके फंक्शंस क्या हैं। इसी तरह यूज़र क्लासेस एंड करैक्टरिस्टिक्स, यूज़र को आपने कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है और उसे क्लासेस में डिवाइड करने का मकसद क्या है, किस बेस पे डिवाइड किया है। इसी तरह ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट आप जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स, कौन सा डिज़ाइन आपने यूज़ करना है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इनके कॉन्स्टेंट्स भी आपने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में बताने होते हैं। इसी तरह यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपने ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती है। अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अज्यूम की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ओवरऑल डिस्क्रिप्शंस में आएंगी। इसी तरह एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। मतलब जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है जब उसे चलाया जाएगा तो उसमें कलर कौन से होंगे, उसमें शेप्स कौन सी होंगी, उसमें आप कुछ एनिमेशंस लगाएंगे, कुछ डायग्राम्स लगाएंगे, कुछ जो है वो इमेजेस लगाएंगे, तो वो किस तरह के लगाने हैं, ये यूज़र इंटरफेस होगा। इसी तरह हार्डवेयर इंटरफेस, हार्डवेयर जो है वो कौन सा यूज़ होगा, किस तरह के हार्डवेयर पे आपका सॉफ्टवेयर चलने की एबिलिटी रखता होगा। सॉफ्टवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बताना पड़ेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे जो सिस्टम है, अगर आप सिस्टम में चलने वाला, पीसी में, कंप्यूटर में चलने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फिर उसमें वो बताना पड़ेगा इसमें सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर में चलेगा, मतलब विंडोज़ में चलेगा, लिनक्स में चलेगा, यूनिक्स में चलेगा। इसी तरह कम्युनिकेशन इंटरफेस, अगर आपने उसमें कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसमें सिस्टम के फ़ीचर्स आ जाते हैं। जितने भी फ़ीचर्स होंगे, सिस्टम जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे उसमें जितने फ़ीचर्स होंगे वो आपने उनकी लिस्ट बनानी होगी, फ़ीचर 1, फ़ीचर 2, फ़ीचर 3, इस तरह से। इसी तरह अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसमें कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये तो फंक्शनल हो गई सारी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी कुछ आपको मेंशन करना पड़ती हैं, SRS में बताना पड़ती हैं। तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं? जैसे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है। अब परफॉर्मेंस जो है फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। इसी तरह सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, ये नॉन फंक्शनल में आती है। इसी तरह सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, बिजनेस रूल्स हैं, तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर होगा उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। इसी तरह कुछ अदर रिक्वायरमेंट जो हम इस जो सीक्वेंस में डिस्कस नहीं कर सके, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए होंगी, उन्हें भी हमने इंक्लूड करना होगा। तो उनके लिए आप एक ग्लॉसरी बना के उनका एनालिसिस भी साथ ऐड कर देंगे, साथ लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। अब इसको अगर हम रीडर के हवाले से बात करें तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीडर्स वाला है। सॉफ्टवेयर जो रीडर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं।
तो यहाँ पे रीडर्स की डिफरेंट टाइप हैं, जैसे सिस्टम कस्टमर रीडर या सॉफ्टवेयर कस्टमर रीडर भी कह सकते हैं। तो इसमें जो कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर ख़रीदने जा रहा है वो भी आप क्या जो SRS है उसे रीड करेगा। उससे आपने जब SRS बना रहे हो ना, तो ये ज़हन में रखना है कि जो कस्टमर है जब उसे पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि इस SRS के बदले में इस SRS उसे बता दे कि आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या कुछ मिलने वाला है। इसी तरह मैनेजर उसी सॉफ्टवेयर को जिस बंदे ने चलाना है वो भी उस SRS को रीड करेगा, तो वो मैनेज करने वाले बंदे को भी समझ आ जानी चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है। इसी तरह सिस्टम इंजीनियर, जो इंजीनियर है जिसने उसे बनाना है, जैसे जो सॉफ्टवेयर को प्रॉपर बिल्ड करेगा, उसने भी SRS को पढ़ के उसको फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, बनाना है। तो उसे भी समझ आ जानी चाहिए कि जो आपने SRS लिखा है उसमें क्या कुछ आप उसे बताना चाह रहे हैं। इसी तरह सिस्टम टेस्ट इंजीनियर ने भी SRS पढ़ना। जब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा होगा वो टेस्टिंग के लिए जाएगा, तो टेस्टिंग करने वाला पर्सन SRS देखेगा, फिर उससे जो सॉफ्टवेयर उसे चला के देखेगा, फिर उनमें जो है वो चेक करेगा कि जो SRS में है क्या सॉफ्टवेयर उसी तरह काम कर रहा है या उसमें कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह सिस्टम मेंटेन इंजीनियर्स, और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा तो SRS जो है वो पड़ी रहेगी। जब भी उसे कोई मेंटेनेंस के लिए आएगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या कोई जो प्रॉब्लम है, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है उसे दूर करने के लिए आएगा, तो वो भी SRS को देखेगा, वहाँ से आइडिया लगाएगा कि इसमें कौन कौन सा मेथड जो है अप्लाई हुआ है, ताकि उसके लिए जो प्रॉब्लम है या जब उसमें एडिशन करनी है तो वो ईजीली हो जाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS है। SRS के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियात क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भी SRS आपने बनाना है वो करेक्ट होना चाहिए। एवरी रिक्वायरमेंट गिवन इन SRS रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी आप उसमें रिक्वायरमेंट लिखते हैं वो सॉफ्टवेयर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कोई आपने इररेलेवेंट रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं यूज़ करनी। इसी तरह अनएम्बिगुअस होना चाहिए। एवरी रिक्वायरमेंट हैज़ एग्जैक्टली वन इंटरप्रेशन, मतलब एक रिक्वायरमेंट को एक बार ही लिखना है, बार बार जो है वो एक ही रिक्वायरमेंट को रिपीट नहीं करना। कंप्लीट होनी चाहिए। इंक्लूड्स ऑल फंक्शन, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, एक्सटर्नल इंटरफेस, रिक्वायरमेंट, डेफिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टू ऑल इनपुट्स, मतलब हर लिहाज से जो SRS है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह कंसिस्टेंट, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए, स्टेप्स जो हैं बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। इसी तरह रैंक्ड इम्पोर्टेंस, एसेंशियल वर्सेस डिज़ायरेबल, तो इसमें एसेंशियल और डिज़ायरेबल को आपने थोड़ा सा कंपेयर करके चलना होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसमें आ जाएगी वेरीफाइएबल होनी चाहिए। जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं अगर उन्हें वेरीफाई किया जाए तो वो वेरीफाइएबल हों। इसी तरह मॉडिफाइएबल हों, अगर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंज पॉसिबल हो, चेंज करने की ज़रूरत हो तो चेंज पॉसिबल होनी चाहिए, मॉडिफाइएबल होनी चाहिए। इसी तरह ट्रैकेबल होनी चाहिए, अगर उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो उसे ट्रैक किया जा सके, पता चल जाए कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है और उसे जो है वो रिकवर करना पॉसिबल हो। ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इज़ क्लियर, मतलब जो हर रिक्वायरमेंट है वो क्लियर होगी तो उसे ट्रैक करना आसान होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ SRS में क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रेट SRS, तो जो इसके बेनिफिट हैं वही इसकी इम्पोर्टेंस होंगी। द IEEE 830 स्टैंडर्ड डिफाइंस द बेनिफिट ऑफ अ गुड SRS। उन्होंने ये IEEE जो स्टैंडर्ड है उसने कुछ ये पॉइंट बनाए हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये SRS जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एस्टेब्लिश द बेसिस फॉर एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ टू डू,
तो जब कोई पर्सन आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आता है, आप SRS बनाते हैं, तो वो तकरीबन एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आपने उस पर्सन को सॉफ्टवेयर में ये वाली चीज़ें जो हैं वो बना के देनी है जो आप SRS में लिख देंगे। इसी तरह रिड्यूस द डेवलपमेंट एफर्ट, इसमें क्या होगा, जब आपने एक स्टेप, एक फाइनलाइजेशन डॉक्यूमेंट बना लिया, फिर उसे देखते जाना है और सॉफ्टवेयर बनाते जाना है, तो उससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, एफर्ट जो है वो कम होगी, कम मेहनत करना पड़ेगी। इसी तरह प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड स्केड्यूल, इसमें क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ही बता सकेंगे कि इस सॉफ्टवेयर पे तकरीबन इतनी कॉस्ट आ जाएगी और इसका स्केड्यूल बनाना जो है वो आसान हो जाएगा, टाइम का भी पता चल जाएगा, इतने टाइम में सॉफ्टवेयर बन सकता है। प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, क्या करेगा, एक बेस लाइन आपको प्रोवाइड कर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर वैलिड है या नहीं है, और वेरिफिकेशन भी साथ साथ ही होती जाएगी, जो आपने लिखा होगा अगर वही बन रहा है तो इसका मतलब वेरीफाइड है, साथ साथ वेरीफाई होता जा रहा है। सर्व एज अ बेसिस फॉर इन्हांसमेंट, इसमें आप रिक्वायरमेंट में ये भी मेंशन करेंगे कि इसमें इन्हांसमेंट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, अगर इन्हांसमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस हद तक हम इसमें इन्हांसमेंट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक लैपटॉप है, उसका उसका प्रोसेसर जो है वो बहुत माइनर सा है, सिंगल कोर है या ड्यूअल कोर है, और आप कहें कि इस पर मैंने 50 GB जो है वो रैम एडजस्ट करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, बेसिस इन्हांसमेंट जो है वो ऊपर मेंशन होगी कि इसमें आप मैक्सिमम इतना लोड जो है वो डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस करना है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।